हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कहानी बहुत दिनों के बाद अपलोड करने जा रही हूँ। इसीलिए आप लोगों से बस एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शायद आप लोगों को याद हो गई। अर्ध गला बिना खोपड़ी का कंकाल जो ढूंढ रहा है अपनी खोपड़ी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आगे क्या हुआ? मैंने एक्साइटेड होके पूछा। वैसे तो सर थॉमस रो की अच्छी दोस्ती थी बादशाह से, लेकिन ब्रिटिश के साथ व्यापार करने से कतराता था। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि इंग्लिस्तान एक छोटा सा अप्रत्याशित द्वीप था और बादशाह उनके साथ व्यापार करना अपनी शान के खिलाफ समझता था। बादशाह किसी न किसी बहाने से इंग्लिस्तान को ये एहसास दिलाता रहता था कि वह एक छोटा सा द्वीप था। सर थॉमस रो ने अपनी डायरी में ये सारी बात लिख रखी थी, लेकिन सर थॉमस रो ने हार नहीं मानी। वो बादशाह को इस बात का एहसास दिलाता रहता था कि वह सही है, लेकिन व्यापार के लिए और उन्नति के लिए फैक्ट्रियों का बनना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन द नेम ऑफ क्वीन, कमांडर ने आगे बताया। बादशाह का इंग्लिस्तान से व्यापार न करने की एक वजह ये भी थी कि मुगल शहंशाह पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के शफावी बादशाह और उस्मानी खलीफा को अपना प्रतिद्वंदी समझते थे। इसका किसी भी मामूली बादशाह के साथ बराबरी के स्तर पर समझौता करना उनकी शान के खिलाफ था। सर थॉमस रो ने 3 साल की कड़ी मेहनत, राजनीतिक दांव-पेच और तोहफे देकर जागीर से तो नहीं, लेकिन शाहजहां से आज से ठीक 300 साल पहले अगस्त 1618 में एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाने में कामयाब रहा, जिसके तहत इस कंपनी को सूरत में खुलवा कर कारोबार करने का इजाजत मिल गया। लेकिन उससे पहले काफी मेहनत करनी पड़ी। सर थॉमस रो ने अपनी डायरी में यह भी लिखा था, एक और जनता गरीब और बेरोजगार है, दूसरी तरफ बादशाह आलीशान जीवन बिता रहा है। यहाँ के हिंदू राजा महाराजा का कहना है कि सारी दौलत उनसे लूटी गई। बादशाह और उनके पूर्वजों ने हिंदू राजा और महाराजाओं के पूर्वजों का खजाना लगभग खाली कर दिया है। हर चीज पर टैक्स लेता है, यहाँ तक कि उनका पवित्र स्थानों पर भी उनसे टैक्स लेता है। थॉमस रो ने ये सब कुछ अपनी डायरी में लिख लिया था और सारा हाल हम लोगों को इंग्लिस्तान में मिला। फिर भी हम सब ने उनके राजनीतिक मुद्दे पर बोलना सही नहीं समझा। कंपनी का व्यापार करने से हिंदुस्तान के लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उनको रोजगार मिलना शुरू हुआ। फैक्ट्री और गोदामों में उनको कर्मचारी रखा गया। हिंदुस्तान के लोग काफी ज्यादा खुश थे। उन सब के अंदर अनुशासित ढंग से जीने का तरीका आ गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का तरक्की और हिंदुस्तान के लोगों का खुशहाल जीवन खुद यहाँ बादशाह के लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। यह वह लोग था जो खुद बादशाह का तख्ता पलट कर देना चाहता था। 1623 में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि नूरजहां अपने दामाद नगरयार को बली अहद बनाने की कोशिश कर रहा था। अंत में 1627 को बाप और बेटे में सुलह हो गया। जहांगीर का कई बार शादी हुआ। उनका सबसे मशहूर पत्नी नूरजहां था, जो कि एक बागी अधिकारी शेर अफगान का विधवा था। जहांगीर का मृत्यु बीमारी के कारण 7 नवंबर 1627 को हुआ था। उनका मृत्यु का समय वो कश्मीर से लाहौर जा रहा था। जहांगीर का तीसरा पुत्र सबसे सफल रहा था, जिसका
जिसका नाम खुर्रम था। शाहजहां के ही बचपन का नाम खुर्रम था। 24 फरवरी 1928 को जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां तख्त पर बैठा। शुरुआत का 3 साल बुंदेल का जुझार सिंह और अफगान सरदार खाने जहां लोधी का विद्रोह दबाने में गुजर गया। शाहजहां का मुकाबला सिखों का छठा गुरु गोविंद सिंह से भी हुआ था, जिसमें सिख सेना हार गया था। शाहजहां का शादी असफ खां का बेटी अर्जुमन मानू बेगम से हुआ था, जिसका बाद में नाम मुमताज महल रखा गया। 1633 में शाहजहां ने दक्षिण भारत का अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इसके कुछ साल बाद 1636 में गोलकुंडा पर आक्रमण किया, जहां का तत्कालीन सुल्तान अब्दुल शाह को हार का सामना करना पड़ा। अब्दुल शाह ने मुगलों का अधीनता स्वीकार किया। इसी दौरान अब्दुल्ला शाह के वजीर मीर जुमला ने शहनशाह को बेशकीमती हीरा कोहिनूर भेंट स्वरूप दिया। कमांडर बता ही रहा था कि कोहिनूर का नाम सुनते ही मैं रुक न पाया। उसे कहानी के बीचों बीच ही टोक दिया। कोहिनूर हीरा, क्या हुआ उसका, जरा आगे बताओ, मैंने बड़ी उत्सुकता दिखाते हुए पूछा। क्यों प्रोफेसर, कोहिनूर का नाम सुनते ही तुम्हारा आंख गोल गोल हो गया? कमांडर ने व्यंग कसा। शाहजहां ने अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को बनाने में सैयद गिलानी नाम के शिल्पकार और उसका कारीगरों का टीम को कोई 7 साल लगा। इस सिंहासन में कई किलो सोना मढ़ा गया। इसे अनेकानेक जवाहरातों से सजाया गया। इस सिंहासन का नाम रखा गया तख्त ए मुरस्सा। बाद में यह मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाने लगा। बाबर के हीरो को भी इसमें मढ़ दिया गया। दुनिया भर के जोहरी इस सिंहासन को देखने आते थे। इनमें से एक था वेनिस शहर का होर्टेशो बोर्जिया। बादशाह औरंगजेब ने हीरो का चमक बढ़ाने के लिए इसे बोर्जिया को दिया। बोर्जिया ने इतने फुहड़पन से काम किया कि उसने हीरो का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। यह 793 कैरेट की जगह महज 186 कैरेट का रह गया। औरंगजेब ने दरअसल कोहिनूर की एक टुकड़े से हीरा तराशने का काम बोर्जिया को खुफिया रूप से दिया था और उसी कोहिनूर के हिस्से को शाहजहां की जेल की दीवार में चुनवा दिया गया था, जिसकी सहायता से वह ताजमहल तथा अपनी अजीज बेगम की रूह को देखते थे। खैर, ये बात तो बाद की है। सबसे जरूरी तो यह है कि कैसे औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया और कैसे ये हीरा और तुमको मिला खजाना अंग्रेजी हुकूमत के पास कैसे आया। इन द नेम ऑफ क्वीन। अब बाकी का कहानी हम कल बताएगा। सुबह होने वाला है, अब हमारा आराम का समय है। तुम लोग आज रात तो बच गया। ब्लडी इडियट, हमारा बॉडी कहाँ रह गया? कल फिर मिलेगा। हो सकता है हमारा बॉडी कल हमको ढूंढ ले। कमांडर ने बड़ी उम्मीदों के साथ कहा और खामोश हो गया। इस कहानी को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।